हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होगा। तो ये हमारी पॉलिटी की लेक्चर दूसरा है, जहाँ पर हम जीके पूरा कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी के कुछ 22-23 लेक्चर होने वाले हैं। आपको प्लान के बारे में लगभग सब कुछ पता ही है। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम अलग अलग फीचर्स पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वहाँ पर अनसॉर्ट वीडियोज मिलेंगी आपको, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, जो कि इसका जो टैब होता है वहाँ पर ही मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ और पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी आपको, जहाँ पर सारा कुछ मिलेगा। तो आप चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लोग शेयर करें। तो हमारा लेक्चर होता है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर सबसे पहला जो आता है लेंथेस्ट लैटिन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रा फ्रॉम वेरियस सोर्स, a blend rigidity and flexibility, federal system with unitary voice, parliamentary from the government, synthesis of parliament sovereignty and judicial supremacy, integrated and independent judiciary, fundamental rights, directive principle of state policy, fundamental duties, a secular state, universal adult franchise, single citizenship, independent bodies, इमरजेंसी प्रोविजन, थ्री टायर गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब एक साइलेंट फीचर्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो थोड़ी सा हम इंट्रोडक्शन पे चल देते हैं पहले। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली ये है कि देखो, जब 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, तो इसमें कई सारे अलग अलग परिवर्तन हो रहे थे धीरे धीरे करके। बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हुए जिसकी वजह से संविधान में मेजर चेंजेस होने लगे। एंड जैसे 42nd अमेंडमेंट है, इसमें इतना बड़ा चेंजेस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा अब जैसे 42nd अमेंडमेंट में जो चेंज किए गए थे, बाद में 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसमें बहुत और अलग परिवर्तन किए गए थे। तो 44th अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd और 74th ये दोनों अमेंडमेंट जो हैं वो पंचायती राज से इंपॉर्टेंट है ना। जो लोकल गवर्नमेंट थी उससे रिलेटेड है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 97th जो अमेंडमेंट था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। और 101 अमेंडमेंट है ना। ये कुल मिला के इतने सारे और भी अमेंडमेंट हुए हैं जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस थे, जिसमें इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले दिए, महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे केशवानंद केशवानंद भारती नंद भारती केशवानंद भारती केस है ना। इसके द्वारा ये विशेषता दी गई कि आर्टिकल 368 के द्वारा जो ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन की सकती है, कर सकती है, कुछ भी परिवर्तन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हाँ बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। हम बेसिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लासेस में ही पढ़ने वाले ही हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी विशेषताओं में चलते हैं, तो फर्स्ट जो विशेषता आती है या साइलेंट फीचर्स आता है इसका, जो वो आता है लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इतना लंबा संविधान क्यों है? सबसे लंबा लिखित संविधान है ये। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है तो इसमें है ना लगभग जो पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स जो थे वो 22 थे, जिसके अंदर है ना 395 आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल्स थे, है ना। और इसमें जो था वो थी 8 शेड्यूल भी थी। और जो एक सबसे बाद में जोड़ी गई थी वो थी प्रियम्बल। सबसे लास्ट में जोड़ा गया था प्रियम्बल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वहीं अगर इसमें देखा जाए प्रेजेंट में, जो ऐसे अब मैंने अभी बताया कि जो मेजर चेंजेस किए गए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जैसे अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, तो इसके माध्यम से ऐसा भी तो हुआ है, कई सारे आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, कई सारे आर्टिकल्स हटा दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स भी ऐड हुए हैं। ठीक है, कुछ शेड्यूल भी ऐड हुई हैं। तो ये सब मिला के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस भी तो हुए हैं। तो अब वर्तमान में जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि जो पार्ट्स हैं वो 25 हैं। 25 पार्ट्स हो चुके हैं, है ना। जो कि आर्टिकल 470 में
डिवाइडेड है अलग अलग, 40-70 में आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 470। और वहीं इसमें जो शेड्यूल्स हैं वो 12 शेड्यूल हो गई हैं, शेड्यूल्स हो गए हैं। अगर इसमें आप देखो जाए तो 1991 के बाद, बहुत 1951 के बाद से जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है ना, तो इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं, जिसमें से देखो आर्टिकल 7 है जो, उसको हटा दिया गया था, ठीक है, 7th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें 95 आर्टिकल्स ऐड भी किए गए थे, 4 पार्ट्स ऐड किए गए थे, है ना, जो आपको ये पता ही है अच्छे से। अगर आप देखा जाए कि इतना लंबा संविधान हो क्यों गया, आखिर वजह क्या थी, तो इसकी कुछ वजह भी तो हो सकती हैं। तो जैसे इसकी सबसे एक मेन वजह आती है भौगोलिक, यानी कि जियोग्राफिकल फैक्टर मेन कारण हो सकता है कि भारत का जो है इतना बड़ा जियोग्राफिकल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसकी वजह से कंडीशंस बनी होगी, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। वहीं अगर देखा जाए तो भारत का एक लंबा इतिहास भी रहा है ना। लंबा इतिहास कहने का मतलब ये है कि जब हम भारत का जो यानी संविधान का इतिहास पढ़ते हैं, है ना, तो 1773 से लेकर, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिट्स इंडिया एक्ट आए, उसके अलावा 1813 का, 1858 का, 1833 का, है ना, और 1861 का, ये सारे एक्ट जब आए, है ना, तो इसमें मेजरली चेंजेस होते रहे हैं और डेवलपमेंट बताया जाता है कि हमारे संविधान का ये डेवलपमेंट हो रहा था, है ना। यहाँ से संविधान की कुछ विशेषताएं डेवलप हो रही थी धीरे धीरे करके, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये डेवलपमेंट था, है ना। तो इनको जो हम ये एक्ट के बारे में बता रहे हैं, ये एक्ट्स हम किसी एक यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री का क्लास वो होगा जब, उसमें ये सारा हम पढ़ेंगे कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, वहीं पे हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को भी साथ में रख लेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, फॉर बोथ सेंटर और स्टेट, सेंटर एंड स्टेट, एंड स्टेट, मतलब जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि स्टेट का कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस वजह से भी तो बहुत बड़ी जो है अनुच्छेद है जो स्टेट से रिलेटेड हैं, तो वो भी तो जुड़ गए थे इसमें, है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जो लीगल प्रैक्टिसर्स थे या जो कहें एडवोकेट थे, उनका थोड़ी सा बोल ज़्यादा बोलबाला था। इस वजह से भी ये एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रहा, सबसे लंबा लिखित संविधान रहा, और बहुत जो जिन लोगों ने बनाया हुआ है, जो मेकर्स थे, फ्रेमर्स थे, वो बहुत ज़्यादा इसके नॉलेजेबल थे। इस वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा और लिखित रहा। ठीक है। फिर आता है हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर रिजिडिटी की बात करें, जैसे इसमें अनम्यता कहाँ से है और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि नम्यता का क्या है, तो देखो ये बेसिकली आता है जो वो आता है अमेंडमेंट्स की वजह से। तो सामान्यतः जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 3 टाइप्स के अमेंडमेंट किए सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्लास उसी पे है, अमेंडमेंट पे ही है। तो 3 टाइप्स के अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, है ना। तो अब 2 प्रकार के जो अमेंडमेंट हैं वो आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं, है ना। तो जो रिजिडिटी आती है उसमें, यानी कि अनम्यता है, वो 368 से ही आती है ना। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो है सिंपल मेजॉरिटी की वजह से। सिंपल मेजॉरिटी, जब सामान्य बहुमत से कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, है ना, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। वहीं जो 368 में है, तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं, है ना, जो बेसिकली 2 टाइप्स के अमेंडमेंट्स होते हैं। तो वहीं कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, इसकी स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। वहीं कहीं पर ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस प्लस, है ना, रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ इट द टोटल स्टेट। रेटिफिकेशन चाहिए यानी कि सहमति चाहिए हमें ना कुछ स्टेट्स की। रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, टोटल स्टेट। इस वजह से तो ये हो सकता है ना कि एक तो देखो स्पेशल मेजोरिटी जो है, अब आपको चाहिए यहाँ पर उपस्थित और जो मतदान करने वाले व्यक्ति हैं, है ना, उनका 2/3 मेजोरिटी भी तो चाहिए यहाँ पे। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जहाँ पर इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए यह एक संविधान है जो वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म होता क्या है बेसिकली, अगर आप देखो फेडरलिज्म वर्ड का है जो संघवाद है वो कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, बट हाँ यूनियन संघ का वर्ड हुआ है, यूनियन वर्ड यूज हुआ है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 हम पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में बोला हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा,
ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर एक देखो, जो फेडरलिज्म का जो मीनिंग है यहाँ पे, वो एक मीनिंग जो है यहाँ पे, मीनिंग है ना, इस कि जैसे जो बेसिकली है ना कि जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो एक से ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे, एक्सिस्टेंट मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 3 टायर हैं, है ना? कौन-कौन से? अगर यहाँ पे आप देखा जाए, तो फर्स्ट में है केंद्र, फिर आता है स्टेट, सेंट्रल, स्टेट और लास्ट में आता है लोकल, है ना? तो 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार तक। इसलिए जो है इसका विकेंद्रीकरण है, और विकेंद्रीकरण ही एक प्रकार से संघवाद का ही फॉर्म है ना? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होता है जो, है ना? विकेंद्रीकरण की वजह से ही इसको केंद्र, स्टेट और लोकल में ही बटा हुआ है ना? वहीं अगर आप देखा जाए, तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, जिसका मतलब ये है कि जैसे एकात्मता की झुकाव की ओर के साथ ही संघीय व्यवस्था है यहाँ पर। मतलब ऐसा भी तो है, कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं, कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, तो फेडरल फीचर्स हैं कुछ, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या कहें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड नंबर पे आता है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ केंद्र का ही बोलबाला हो, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अब जैसे मान लो इसमें आता है कि हाँ, अब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो, ये मैंने अभी बताया ना कि सेंटर और स्टेट और 73वें और 74वें संविधान के द्वारा, है ना, स्थानीय सरकार की भी व्यवस्था करता है, ठीक है ना? रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं बाइकैमरलिज्म है, सेंटर और स्टेट दोनों में जगह पर है बाइकैमरलिज्म। अगर वहीं यूनिटरी फीचर्स की देखें हम, यूनिटरी फीचर्स कौन-कौन से हो जाते हैं? यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स में आ जाता है, जैसे अगर देखा जाए तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट और सेंटर के लिए मतलब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों के लिए, जैसा मैंने पहले बोला है। वहीं यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, भारत की नागरिकता होगी, स्टेट की कोई नागरिकता नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कि स्टेट भी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जब आप आर्टिकल 2, 3 पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा, स्पेशली 3 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टेट्स हैं, है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना? और हम उसके पहले ही पढ़ेंगे कि जब राज्यों की मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, तो कैसे आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव को आधार पर लेकर बनाया जाता है, और भाषा के आधार पर भी बनाया जाता है। तो भाषा के आधार पे भी ये नहीं कहा जाता है कि अ, वन वन लैंग्वेज के आधार पे बनाया जा रहा है, वन लैंग्वेज वन स्टेट। तो अलग-अलग ऐसा नहीं है। और इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस, जो कि यूनिटी फीचर्स है, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसके अलावा एक और आता है कि जो स्टेट का गवर्नर होता है, वो अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंटर करता है, इसलिए ये भी एक यूनिटरी फीचर्स के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है? अगर हम देखें कि कमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, मतलब कुछ कमेंट्स किए गए थे इंडियन फेडरलिज्म को लेकर। एक तो सबसे पहले ये था कि फेडरलिज्म जो फेडरल था इन फॉर्म, फर्स्ट कमेंट देखा जाए तो बोला गया था फेडरल इन फॉर्म, बट बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यूनिटरी इन स्पिरिट, जिसका मतलब ये था कि एकात्मता की भावना के साथ है जो वो संघ है ना? मतलब ये भावना जो है वो किसकी है? एकात्मकता की है, यूनिटरी बाय इन स्पिरिट, है ना? बट इसका जो फॉर्म है वो कैसा है? संघ है उसका, है ना? संघीय है। तो इसको बेसिकली बोला गया था क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल किसने बोला हुआ था? केसी वेयर,
केसी वेरे, केसी वेरे। वहीं जो सेकंड नंबर पे आता है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। जो बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला था? मॉरिस जोन्स ने, मॉरिस जोन्स ने। वहीं थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि बोला हुआ था ग्रैनविले ऑस्टिन ने। फोर्थ नंबर पे आता है फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये बोला था आइवर जेनिंग्स ने। हाँ, कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रेनविले ऑस्टिन का, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये कई बार प्रश्न में पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है, कई बार पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ी सा ध्यान रख सकते हैं। एक तो इसको हो गया, ठीक है। बाकी हम आगे चर्चा करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये क्या है कि जो अगर वर्ल्ड में आप देखा जाए तो टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है ना। जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो टू टाइप्स है पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए। तो फर्स्ट जो आता है वो आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। और सेकंड जो आता है वो आता है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो बेसिकली अगर कहा जाए तो जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, मतलब विधायिका और कार्यपालिका है, उसके कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के आधार पर बेस्ड है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं, जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं, उनके जो पावर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये किस पे बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक कोऑपरेशन यानी कि सहयोग और कोऑर्डिनेशन के आधार पर बेस्ड है ना। कौन कौन है? बिटवीन, जो दोनों के मध्य है, बिटवीन लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। वहीं अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये बेस्ड है, जो वो किसके ऊपर बेस्ड है? डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब जो बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। अगर मतलब जो ये है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग हैं, एक दो दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सहयोग के आधार पर बेस्ड हैं या उनके ऊपर उत्तरदायित्व है, कुछ भी नहीं। अगर जैसे जैसे इंडियन सिस्टम की बात करें तो जो विधायिका में है, जो कार्यपालिका में है, तो कार्यपालिका वाले व्यक्ति विधायिका में हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो और कार्यपालिका जैसे विधायिका कोई कानून बनाती है तो कार्यपालिका का काम है कि उनको लागू करे, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हैं। तो अगर वहीं देखा जाए तो फीचर्स ऑफ दी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना, फीचर्स देखे जाएं अगर, फर्स्ट जो आता है वो आता है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। मतलब अगर हम इसका हिंदी माध्यम देखें तो यहाँ पर जो है उपस्थिति है, मतलब प्रेजेंस है, वो किसकी है? वास्तविक और नामात्र की कार्यपालिका है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, प्रेजेंस ऑफ ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। सेकंड नंबर पे हमारा आता है मेजोरिटी पार्टी रूल्स, मतलब बहुमत वाले दल की सत्ता है यहाँ पे,
है ना, जिसका बहुमत है वही सत्ता में है। जैसे अगर वर्तमान में गवर्नमेंट देखें, है ना, तो सबसे ज़्यादा बहुमत है इनका, है ना। हम जब प्राइम मिनिस्टर बने देखेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि किसका कितना बहुमत है। तो मेजोरिटी पार्टी रूल्स। थर्ड नंबर पे आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ नंबर पे आता है, वो आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कुल मिला के अगर देखा जाए, जो मेंबर्स हैं वो कहाँ पे, लेजिस्लेचर में ही मेंबरशिप है। उनकी जो सदस्यता है, जो विधायिका है, वहाँ पर मंत्रियों की ही सदस्यता होती है। वहीं जब हमारा फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट आता है, वो आता है जो इसकी लीडरशिप है, वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। जो मंत्रिपरिषद है उसका जो प्रमुख होगा, वो जैसे स्टेट में है तो मुख्यमंत्री होगा, और अगर सेंटर में है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री होगा। तो लीडरशिप लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ठीक है। वहीं अगर आप हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। संसदीय संप्रभुता है एवं न्यायिक सर्वोच्चता है, जो है ना, संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, है ना, संसदीय संप्रभुता और जुडिशियल सुप्रीमेसी, न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में जो संतुलन है, सिंथेसिस, है ना, तो बेहतर संतुलन है यहाँ पे, समन्वय है दोनों के बीच में। अब जैसे यहाँ पर कोई, जैसे ब्रिटिश जो इंडियन पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है या संविधान में संशोधन करती है ना, तो जुडिशल क्या करेगी, उसका रिव्यू करेगी, है ना। अगर एक और पॉइंट देखा जाए यहाँ पे, कि जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो कोई भी जो लॉ बना देगी वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही उसको लॉ बनाना पड़ेगा, है ना। वहीं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, जो उसके पास इतनी पावर है कि वो एक अपना खुद का लॉ बना सकता है। बट हमारा जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका काम सिर्फ इतना ही है कि जो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, उसको रिव्यू करना है, उसकी संवैधानिकता को जांच करना है ना। तो अगर वहीं एक और है यहाँ पर जो जुडिशियल सुप्रीमिटी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट है ना, और वर्सेस अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट देखें, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट देखें, तो इसमें दोनों डिफरेंस है। यहाँ पर देखो, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। वहीं जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या करता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करता है। मतलब जो भी प्रक्रिया विधि यानी कि पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित है, उसी के अंदर मेरे के काम करना है। बट ड्यूटी प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, विधि की नियत प्रक्रिया है, समय के अनुसार जो चेंजेस होंगे, जो नेचुरल जस्टिस है, उसको फॉलो कर रहा होता है। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब मेनका गांधी केस में ये बोल दिया था, मेनका गांधी केस में ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करने लगा था। इसकी वजह से ही अब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको काफ़ी पावर्स मिल गई हैं। बट हाँ, अभी भी सिर्फ रिव्यू करेगा, किसकी, संविधान की जांच करेगा कि संवैधानिक है या नहीं है। बाकी उसके पास कोई भी लॉ मेकर्स की पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग नहीं कर सकता है। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर। तो कुल मिला के जो डिवीजन है, जो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, थ्री ऑर्गन्स हैं ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट आता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड आता है जुडिशरी, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है मेक लॉ, लॉ को बनाएगी। एग्जीक्यूटिव उसको क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। और जो इन सब के अलावा अब जैसे जो में लॉ बने हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसकी जांच जो करेगा कि यह सही है, संविधान के अनुसार है, या संविधान से अलग तो नहीं है कहीं, तो उनको रिव्यू करेगी। कौन करेगी, जुडिशरी। और जुडिशरी में दोनों ही आते हैं,
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी दोनों लॉ को रिव्यू कर सकता है, चाहे वो लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए हों, चाहे वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हों, सेंट्रल कार्यपालिका द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया गया हो। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ए सेकुलर स्टेट। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो कैसे सेकुलर स्टेट हैं हम? तो कुल मिला के जो इंडिया का कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है यहाँ पे, इंडिया का कोई भी घोषित कोई रीजन नहीं है। जैसे अगर आप देखे जाए तो जो पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान एक घोषित इस्लामिक राज्य है, इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम को फॉलो करता है। इसके अलावा अगर मिडिल कंट्री के कुछ देखे जाएँ, तो वहाँ पे भी खुद कुछ स्टेट हैं जो अपने आप को घोषित किए हुए हैं कि हम एक इस्लामिक राष्ट्र हैं। नेपाल है जो उसने अपने आप को घोषित किया हुआ है एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे, बट हाँ, अभी हाल में ही उसने एक निर्णय लिया हुआ था, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित किया हुआ है। तो अब नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित नहीं है। ठीक है, तो फर्स्टली जो है, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ प्रोविजंस बताते हैं, जैसे 42nd अमेंडमेंट है। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा है ना, जो सेकुलर वर्ड है उसको ऐड किया गया था, इसमें प्रियम्बल में ऐड किया गया था सेकुलर को, 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। अगर प्रियम्बल में देखा जाए तो प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ों की बात की गई थी, जैसे लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो एक कुल मिला के सभी जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए सिक्योर किया गया हुआ था। आर्टिकल 14 है वो विधि के समक्ष समानता देता है। इसके अलावा यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ का, तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये कहता है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है ना? यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक व्यक्ति है तो वो विधि से ऊपर हो जाएगा और अपने जो नियम है, परंपराएँ, रूढ़िवादी हैं उनको थोपने लगेगा किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, अलग-अलग हैं दोनों चीज़ें, ठीक है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कुल मिला के इन सब चीज़ों से एक सेकुलर स्टेट की जो कहानी है वो निकल के आ रही है, और जो एक थॉट है वो कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही छुपा हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे बहुत सारे अलग-अलग जो केसेस हैं उसमें ये बोला हुआ था कि जो सेकुलर स्टेट है वो संविधान, ऐसा नहीं कोई टर्म से ही आ रहा है, कोई टर्म लिख दिया है तो सेकुलर बन गया है, नहीं। तो संविधान की जो भावना है वो सेकुलर ही है, धर्मनिरपेक्ष है उसकी भावना, है ना? जो उसकी आत्मीयता है, अंतर्निहित कहानी है, इंटरनल है जो, है ना? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्मनिरपेक्ष है, ऐसा नहीं है वो किसी के साथ भेदभाव कर रहा हो, है ना? तो हमारा नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स, जो उसका फीचर्स आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक डिटेल्ड में पूरा का पूरा लेक्चर है, जो कि शायद तक 1 डेढ़ घंटे का होगा, उसमें भी आप देखेंगे, है ना? हम पार्ट 3 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 में है। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा, इसलिए मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया इसको? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो 3 है, पार्ट 3 है, ये नागरिकों के अधिकार से रिलेटेड है, और यही जो है फंडामेंटल राइट्स है, स्टेट की जो पावर्स है उसको लिमिट करता है, संविधान को उसको शक्तियाँ इतना दे देता है, मतलब इतना कम कर देता है उसकी शक्तियों को, जिससे वो नागरिकों के अधिकारों का हनन ना कर पाए, है ना? तो यहाँ पर बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना? 14 से 18 तक ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू क्वालिटी, 19 से 22 तक, 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, वहाँ 23 से 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है हमें, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे मैंने अभी बताया ना कि धर्मनिरपेक्ष के बारे में, तो आर्टिकल 25 भी उसका नेतृत्व करता है एक प्रकार से, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन। इसके अलावा 29 से 30 जो कि कल्चर एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल राइट। 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू रेमेडीज,
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगर फंडामेंटल राइट्स है उसको हम जो डिटेल में है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब जब चैप्टर आएगा उसका क्लास लेक्चर होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। डीपीएसपी भी एक अलग से सेपरेट लेक्चर है, उसमें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो डीपीएसपी की बात है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निश्चक तत्व है, तो पार्ट 4 में इसके बारे में बात की गई है ना। और यहाँ पर जो है इसको देखो संविधान ने अलग से बांट के नहीं रखा हुआ है, ये 3 फॉर्म में उसको बांट दिया गया है। जो हमारे बाद में संविधान पे जिन्होंने विचार किया, संविधान का अध्ययन किया, उन्होंने इसको 3 फॉर्म में अलग-अलग से बाँट दिया है। ऐसा नहीं है कि क्लासिफ़ाई किया गया है उसको, अलग से 3 कैटेगरी में बाँट दिया गया है। तो जो कैटेगरी में भी बाँटा गया है वो संविधान द्वारा नहीं बाँटा गया। संविधान द्वारा तो डायरेक्टली लिख दिया कि राइट ऑफ प्रिंसिपल है ना? जो ये प्रिंसिपल हैं स्टेट को लागू करने हैं, है ना? लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में, है ना? जब हम डायरेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पढ़ेंगे तब हम आपको इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको अभी 3 फॉर्मेट में क्लासिफ़ाइड किया गया है। सामान्य तौर पे पूछा जाता है कई बार, है ना, कि किन-किन आधारों पे क्लासिफ़ाई किया गया, कैटेगरी में बाँटा गया है इसको। तो 3 सोलिस्टिक यानी कि समाजवादी, गांधीवादी यानी गांधीयन थॉट से कुछ रिलेटेड हैं तो गांधीवादी। और फिर आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल, उदार बौद्धिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल, उदार बौद्धिक। तो इनको 3 पार्ट में बाँटा गया है नॉर्मली तौर पे, ठीक है? और इन तीनों तरीके से ही हम जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब हम आपको बताएँगे कौन-कौन से आर्टिकल्स इनके अंतर्गत आते हैं, है ना? और वहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ेंगे। और एक और जो देखो मिनर्वा मिल्स केस के बारे में अभी मैंने बताया हुआ है ना? मैंने बताया था मेनका गांधी केस में, ना कि मिनर्वा मिल्स केस में। तो मिनर्वा मिल्स केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो डीपीएसपी हैं या मौलिक अधिकार हैं, तो डीपीएसपी सुप्रीम है, मौलिक अधिकार सुप्रीम नहीं है, मौलिक अधिकार सुप्रीम है, डीपीएसपी सुप्रीम नहीं है। बट मिनर्वा मिल्स केस में अगर क्वेश्चन आए तो दोनों गलत होंगे, है ना? जो सही होगा वो ये होगा कि दोनों बैलेंस्ड हैं, दोनों के बीच में एक प्रकार का संतुलन है, ना कि एक दूसरे से कोई सुप्रीम है, एक दूसरे के पूरक हैं वो, है ना? और जहाँ पर लेकिन डीपीएसपी जहाँ पर लागू करना लोक कल्याणकारी राज्य की जहाँ पर भावना होगी, है ना? वहाँ पर ऐसा हो सकता है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को साइड में रख दिया जाएगा। ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला हुआ है। तो अगर आप इसका देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाउंडेड है बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन दोनों के बीच में संतुलन के आधार पर ही टिका हुआ है, ना कि अलग-अलग हैं दोनों। हमारा जो नेक्स्ट आता है फीचर्स आता है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो मूल कर्तव्य हैं, तो इस स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ऐसा नहीं कि मूल संविधान का ये पार्ट नहीं थे, मूल संविधान का पार्ट ना होते हुए बल्कि इसको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का हुआ था, उन्होंने रिकमेंडेशन किया हुआ था उसके आधार पर। और ये कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान से लिए गए हुए थे। तो रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़ा गया था। कब? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। बाद में 1975 से 77 के आसपास कितने जोड़े गए थे टोटल? 10 जोड़े गए थे और 51A आर्टिकल 51A में। बाद में एक और जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट के द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक और जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी। टोटल हो गए कितने? 11। टोटल 11 हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी प्रेजेंट में देखोगे तो स्थिति क्या है? 10 की जगह पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। और 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 10 जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, और 86 अमेंडमेंट के द्वारा एक और जोड़ा गया था, तब टोटल मिला के 11 हो गए थे। हमारा जो नेक्स्ट फीचर्स है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जो प्रत्येक नागरिक को
मतलब एवरी सिटीजन्स को, है ना, कम से कम मिनिमम 18 वर्ष यानी कि 18 ईयर्स की एज पर, है ना, उसे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लाइक कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ के आधार पर, बिना इन सब चीज़ों के। ऐसा नहीं है कि कास्ट के आधार पर आपको या रेस, रिलीजन के आधार पर कोई भी भेदभाव किया जा रहा है और आपको वोट डालने का अधिकार नहीं हो, तो राइट टू वोट है इन सब के बिना, है ना, राइट टू वोट, आप मतदान दे सकते हैं, है ना, अपना वोट डाल सकते हैं और कीमती वोट डालने जाइएगा, है ना। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली की ही नागरिकता है आपको, मतलब दिल्ली की नागरिकता नहीं होती, भारत की नागरिकता है, बट हाँ आपका वोटिंग राइट सब दिल्ली के अंदर आते हैं, तो आपको वोट डालने के लिए ज़रूर जाना चाहिए आपको, है ना। बाद में 5 तारीख को है, तो वोटिंग एज जो है, वोटिंग एज घटा दी गई थी, है ना, वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी। 21 से 18 कब की गई थी? 1989 में की गई थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। और जो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ये 1988 में आया था, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1988 में, और जो एज घटाकर लागू कर दी गई थी वो 1989 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट आता है वो है सिंगल सिटीजनशिप। मतलब अभी जैसे मैंने पहले ही बोला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है जो, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होगा और कहीं का नहीं होगा, इंडिया का नागरिक है। जो भी व्यक्ति भारत की टेरिटरी के अंदर है ना, और उसने 7 साल तक बिता लिए हैं, हम आपको जब सिटीजनशिप पढ़ाएंगे तो उसने बाई बर्थ, बाई नेचुरलाइजेशन, इन सब के आधार पर लगभग 5 टाइप बताए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट में, तो उन सब के आधार पर ही, उन सब के आधार पर भारत ने, मतलब किसी व्यक्ति ने उन शर्तों को पूरा किया हुआ है तो उसको इंडिया की नागरिकता मिलेगी। और सिटीजनशिप एक्ट का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 5, 6, 7 और 8 के आधार पर जो भी बताए गए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ तब बताए गए थे जब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, तो तब किस किस आधार पर नागरिकता आपको मिल सकती है, ठीक है। तो वो उस टाइम के लिए बताए गए थे, है ना। और जबकि जो अभी सिटीजनशिप एक्ट है वो वर्तमान में प्रेजेंट की सिचुएशन को बताता है, बार-बार में उसमें अमेंडमेंट किए गए थे। तो नागरिकता किन-किन आधारों पर मिलेगी, वो सिटीजनशिप एक्ट बताता है प्रेजेंट में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। तो कई सारी अलग-अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब देखो बहुत सारी अलग-अलग होती हैं। जैसे सबसे पहले आती हैं संवैधानिक संस्थाएँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। फिर आता है हमारा सेंट्रल के द्वारा बनाई गई है कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़, सांविधिक संस्थाएँ। और फिर इसके बाद आता है सेंट्रल द्वारा कुछ नियम के द्वारा बनाई गई बॉडीज़ भी होती हैं, सेंट्रल द्वारा, स्टेट द्वारा, ऐसी कुछ भी। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं नॉर्मली तौर पे, इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि अब इनको संविधान से अधिकार मिल रहे होते हैं। तो इसका काम होता है लोकतंत्र को मजबूत करना। जैसे इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। वहीं स्टैट्यूटरी बॉडी देखी जाए तो जैसे कुछ ना कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो किसी न किसी अधिनियम से निर्मित हुई हैं। वहीं सेंट्रल बॉडी हो गई हैं, है ना, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। वहीं सेंट्रल बॉडी हो गई जैसे नीति आयोग, ये कोई अधिनियम से नहीं बनी हुई है, बल्कि सेंट्रल द्वारा एक आदेश दिया गया था, उस एक बॉडी का निर्माण हुआ था। तो हम कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक लेक्चर में ही पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इमरजेंसी प्रोविजंस।
तो इमरजेंसी प्रोविजंस के अंतर्गत बेसिकली आर्टिकल 352, 356 में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है। 352 है ना, जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी इमरजेंसी से रिलेटेड है। वहीं 356, आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, यानी राष्ट्रपति शासन की। तो प्रेसिडेंट जो रूल है वो वर्ड का यूज नहीं किया गया है इसमें, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की नहीं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। जब हमारा एक टॉपिक होगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिलेटेड टॉपिक है। वहीं हमारा जो लास्ट आता है वो आता है थ्री टायर गवर्नमेंट। तो थ्री टायर गवर्नमेंट बेसिकली ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ डबल पॉलिटी के बारे में बताता है। डबल पॉलिटी का मतलब ये है ना, सेंट्रल में और स्टेट में, सेंट्रल एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट के बारे में ही बताता है। बट मैंने बट बोला ना, फिर 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था। किसका? लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था, लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था। तो 73rd गवर्नमेंट अमेंडमेंट के द्वारा, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको पंचायत बोलते हैं प्रसिद्ध तौर पे, इसका निर्माण किया गया था। इसके द्वारा जो है पार्ट 9 और 11th शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। वहीं 74th अमेंडमेंट के द्वारा, 74th अमेंडमेंट के द्वारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था। किसका? अर्बन लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। एक प्रकार से इसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। और पार्ट 9A जोड़ा गया था, ठीक है। और कौन सी शेड्यूल जोड़ी गई थी? 12th शेड्यूल जोड़ी गई थी, 12th शेड्यूल ऐड की गई थी। अगर हम अब देखो, हमारा थ्री टायर गवर्नमेंट हो गया, इसके बारे में पंचायती राज पे पूरा का पूरा टॉपिक है, उसको हम थोड़ी सा पढ़ेंगे। फिर आता है क्रिटिसिज्म किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ी बहुत, कि बोला गया है कि देखो ये तो उधार का संविधान है ना, ये तो उधार का संविधान है, ये बोरोइड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब खरीद के ले आए हो तुम, तो उधार लेके आए हो, खरीद के भी नहीं। तो इस बात को लेकर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला, है ना, भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला कि देखो आज के समय पे कोई भी ऐसा दुनिया में ऐसी कोई भी नई पॉलिटी नहीं है, दूसरा कोई अच्छा तरीका नहीं है। अगर आपको पता है कि पार्लियामेंट से कोई अच्छा तरीका मिल सकता है तो आप लेके आ जाओ, है ना। तो नहीं है, तो दो ही सिस्टम थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, है ना। तो ऐसा हो सकता था कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो भारत के रूप में अच्छा ना हो, ना, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, उस चीज़ का फ़ायदा ना ले पाए। तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एक बेहतर है, जहाँ पर हम संवाद को बढ़ावा देंगे। हमारा कोई यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। वहीं सेकंड आता है जो को बारे में बोला जाता है कि एक कार्बन कॉपी था, कार्बन कॉपी ऑफ दी 1935। थर्ड आता है कि एन अनगार्नियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। और फोर्थ नंबर पे आता है एलिफेंटाइन साइज, एलिफेंटाइन साइज। सिंपल है कि कार्बन कॉपी ऑफ दी 1935, अब ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे जिनको 1935 से सीधा का सीधा उठा लिए। जब मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले मेकर्स थे, फ्रेमर्स थे, उन्होंने कार्बन 1935 का जो था उसको अध्ययन किया, अधिनियम को जब उसका अध्ययन किया तो देखा कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हमारे काम के हैं, तो उनको ले लिया सामान्य तौर पे, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका एक आलोचना बन गई कि उसको कॉपी कर लिया, तो ये तो अंग्रेजों का शासन ही आ गया एक प्रकार से। ऐसा नहीं, उसको सिर्फ शासन का फॉर्मेशन चेंज कर दिया। जहाँ पर पहले ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे, अब वहीं इंडियन व्यक्ति शासन कर रहे हैं, बट हम 1935 के रूल्स पे ही शासन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है पैराडाइज ऑफ लॉयर्स,
पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। तो पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स क्यों कहा गया? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा वो उसकी इतनी कठिन परिभाषा है, मतलब उसकी कठिन लैंग्वेज है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को इतना कठिन लिखा गया है, उसके वर्ड्स इतने ज़्यादा हैं, जो कि सामान्यतः जो हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है या इंडियंस के जो नागरिक हैं, ठीक है, इंडियंस हैं जो, वो उसको पढ़ने में और समझने में काबिल नहीं है उतने। तो इस वजह से जो लॉयर्स है, बिना लॉयर्स के आप कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि जस्टिस की डिमांड नहीं कर सकते हैं। आपको लॉयर्स चाहिए ही होगा उसकी समझ के लिए। तो इसलिए पैराडाइज ऑफ द स्वर लॉयर्स है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे एक दिन छोड़ के, ठीक, अल्टरनेट डे पे। तो आपको प्लान पूरा पता ही है, अल्टरनेट डे पे क्लास आएंगी, कभी हो सकता है कि ना भी आए 1-2 दिन पे, ठीक है। उसका वजह अलग अलग है। बाकी आपको देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे। और आपकी इसकी पीपीटी जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ की प्रैक्टिस सीरीज और यूट्यूब वन शॉट वीडियोज सीरीज, सब कुछ आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।